फिलिस्तीन के पश्चिमी तट में इस्तिया गांव की हज्जा हमीदा मस्जिद पर बसने वाले समूहों द्वारा की गई आगजनी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है और इस घटना ने एक बार फिर उस दर्द को सामने ला दिया है जिसे फिलिस्तीनी वर्षों से महसूस कर रहे हैं। गुरुवार तड़के जब लोग नींद में थे तब मस्जिद की दीवारों पर नस्लवादी और फिलिस्तीन विरोधी नारे स्प्रे कर दिए गए, पवित्र कुरान की प्रतियां जला दी गई और पूजा स्थल को राख में बदलने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं था, बल्कि ये उनकी आत्मा और पहचान पर किया गया हमला था। फिलिस्तीन के धार्मिक वक्फ मंत्रालय ने इसे बर्बरता का चरम स्तर बताते हुए कहा कि ये उन पवित्र स्थानों पर हमले की कड़ी में एक और कड़ी है जो मुस्लिम और ईसाई समुदायों दोनों के हैं और जिन्हें वर्षों से निशाना बनाया जा रहा है। इसी दिन हिब्रोन के पास बेत उमार में एक अन्य घटना में 2 फिलिस्तीनी बच्चों की गोलीबारी में मौत ने पूरे माहौल को और भी भारी कर दिया और ये दिखाया कि हालात कितने अस्थिर हो चुके हैं। इस साल पश्चिमी तट में ऐसे हमलों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है, खासकर 2025 के जैतून संग्रहण के दौरान जब बसने वाले समूहों ने 167 से अधिक हमले किए, जिनमें 150 से ज्यादा लोग घायल हुए और 5700 से अधिक पेड़ों को नुकसान पहुंचा, जिन्हें वर्षों की मेहनत से उगाया गया था। कई विशेषज्ञों का कहना है कि गाजा पर जारी युद्ध की आड़ में पश्चिमी तट में हमले तेज हो गए हैं और 2023 के अक्टूबर से अब तक गाजा में 69,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत ने दर्द और आक्रोश को और बढ़ा दिया है। देरी इस्तिया मस्जिद पर हुए हमले ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में कहा कि उपासना स्थलों पर ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे हालात और अस्थिर हो सकते हैं। जॉर्डन ने इस घटना की कठोर निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं पहले से तनावपूर्ण माहौल को और ज्वलंत बना रही हैं। जर्मनी ने भी बसने वालों की हिंसा बंद करने और इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की, जबकि स्विट्जरलैंड ने पश्चिमी तट में आगजनी और हिंसा को तत्काल रोकने का आग्रह किया। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस की प्रस्तावित योजनाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने रूस के प्रस्ताव को विभाजन पैदा करने का प्रयास बताया और कहा कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वॉशिंगटन की ओर से पेश किए गए मसौदे का समर्थन नहीं करता तो फिलिस्तीनियों को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के मसौदे में गाजा के लिए 2 साल की अंतरिम शासन व्यवस्था बोर्ड ऑफ पीस के गठन का सुझाव दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। यह संस्था एक स्थिरता बल की निगरानी करेगी जो हथियारबंद समूहों को निरस्त करने, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय सहायता को सुरक्षित मार्ग देने का काम करेगा। दूसरी ओर रूस के प्रस्ताव में इस विवादित बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है और वो एक संतुलित तथा स्वीकार्य मार्ग की बात करता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव को वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था सुझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप के बाद इजराइल हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, उसने कैदियों की अदला बदली, सैन्य वापसी और मानवीय सहायता के द्वार खोले, लेकिन इसके बावजूद हर दिन होने वाले हमलों में कई निर्दोषों की जान जा रही है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि युद्ध विराम बेहद नाजुक है और इसलिए सभी देशों को एकजुट होकर उसके प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए ताकि मध्य पूर्व में स्थायी शांति का मार्ग खुल सके। इसी बीच अमेरिका के अंदर राजनीतिक माहौल भी तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता नई सर्वेक्षण रिपोर्ट में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जहां 58% अमेरिकी उनसे असंतुष्ट दिखे। मई में यह संख्या 52% थी, जो अब बढ़ गई है। वहीं उन्हें समर्थन देने वालों का प्रतिशत लगभग 40 पर स्थिर है। यह सर्वेक्षण पूरे देश में 1200 वयस्कों पर आधारित था और इसमें 2026 के मध्यावधि चुनावों पर लोगों की राय भी शामिल थी। सर्वेक्षण से पता चला कि इस समय डेमोक्रेट मतदाताओं में रिपब्लिकन मतदाताओं की तुलना में चुनाव को लेकर अधिक उत्साह है। 44% डेमोक्रेट मतदाता 2026 के चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं, जबकि रिपब्लिकन मतदाताओं में ये संख्या 26% है। वर्ष 2026 में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव होंगे और अभी दोनों सदनों पर रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है। हाल ही में वर्जीनिया, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में हुए गवर्नर चुनावों में डेमोक्रेटिक जीत ने उनके समर्थकों में ऊर्जा बढ़ा दी है।
इस सर्वेक्षण के खत्म होते ही अमेरिका में 43 दिनों से चल रहा सरकारी शटडाउन एक नए व्यय बिल के पारित होने से समाप्त हुआ। इस बिल ने संघीय फंडिंग की समय सीमा 30 जनवरी तक बढ़ा दी है और सत्ता पक्ष पेश किए गए बिल को पारित कराने में सफल रहा। उधर यूक्रेन में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने कीव पर 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से भारी हमला किया, जिनमें बैलिस्टिक और एरो बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और कई दर्जन घायल हुए, जिनमें बच्चे और एक प्रेग्नेंट महिला भी शामिल हैं। शहर के कई इलाकों में आग लग गई, इमारतों को नुकसान पहुंचा और आपातकालीन सेवाओं ने 40 से अधिक लोगों को मलबे से बाहर निकाला। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने इसे बड़े पैमाने का शत्रुवत हमला बताया और कहा कि शहर के हीटिंग नेटवर्क को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जिससे कई इलाकों में ताप व्यवस्था बाधित हो गई है। खार्किव और ओडेसा पर भी हमले हुए हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है और इसकी मार सबसे ज्यादा नागरिकों पर पड़ रही है, जो बमबारी, बिजली कटौती और ठंड के बीच अपने परिवारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कीव के प्रशासनिक प्रमुख ने बताया कि कई इलाकों में हवा में रासायनिक अवशेषों की गंध तक महसूस की गई और लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई। रूस की ओर से की गई ये रात भर की कार्यवाही ने एक बार फिर दिखाया कि ये युद्ध किसी शांत राजनीतिक चर्चा से दूर जा चुका है। फिलिस्तीन में पवित्र मस्जिद पर हमले से लेकर गाजा में जारी संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती राजनीतिक खाई, अमेरिका में आंतरिक अस्थिरता और यूक्रेन के खिलाफ रूस की ताज़ा कार्रवाई, यह सब मिलकर एक ऐसी वैश्विक तस्वीर बनाते हैं जहां इंसानी जिंदगी लगातार दबाव में है और हर मोर्चे पर लोगों की उम्मीदें सबसे बड़ी कुर्बानी बन रही हैं।